और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं और शुरुआत करेंगे इसकी। दूसरे चरण में होने वाले सिद्धार्थनगर जिले के 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बांसी नगर पालिका से इस बार सपा नेत्री चमन आरा रायनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो पिछले चुनाव में उनके पति सपा के टिकट पर यहां से निर्वाचित हुए थे। चमन आरा रायनी को पूर्व में किए गए विकास कार्यों को लेकर जीत की पूरी उम्मीद है। पालिका बांसी को लेकर जो सियासत है वो इन दिनों पूरी सरगर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी जो है नगर पालिका की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक ही परिवार की हैट्रिक है, यानी एक ही परिवार तीन बार यहाँ पर है। चमन आरा यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी में मैडम तीसरी बार आपका परिवार यहाँ पर आ रहा है, क्या लगता है हैट्रिक लग पाएगी? मुझे बांसी की जनता पे पूरा भरोसा है। आने वाले समय में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है, पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि आपके परिवार के कई आपके पति फिर आप क्यों जो है यहाँ की जनता आप पर भरोसा जताती? कोई खास वजह, कुछ ऐसा जो आपने जनता के लिए ऐसा कुछ किया हो? थोड़े दुख सुख में साथ देते वही नाते। क्या? अच्छा आप बताओ, क्या क्यों ये इन्हें बार बार चुनते हो? अब यही नाते कि दुखे सुखे हमारे साथ दिए। हाँ, दर दवाई पैसा दिए। साड़ी नहीं हमारे साड़ी दिए। अच्छा। हाँ, उनके नगर का हुई तुम्हारे खोज खबर ली है तो उनका खोज खबर हम लेबे करबे। हाँ, और दूसरा प्रत्याशी नहीं आ रहे हो? अरे काहे नहीं आते हैं सब चुनाव के समय? हाँ, सबका चुनाव के बाद नहीं आता? हमारे खोज खबर नहीं ली है तो नहीं दिए भाई। हाँ, अब लेती हैं खोज खबर की नहीं? अब कहाँ अब की तो गए नहीं किए, हमें कुछ नहीं दिए। हाँ, इस बार मिलेगा। तब का हाँ जीतने के बाद मिलेगा। अच्छा, एक चीज है, जनता की अपनी उम्मीदें हैं, इस पूरे इलाके की अपनी अपेक्षाएं, किस तरीके से क्या दिमाग में है, किस तरह से आगे विकास करेंगे, क्या काम करेंगे? मेरी जनता ने जब से आशीर्वाद दिया है उस वक्त से लेकर, जब से मैं जनता से जुड़ी हूँ उस वक्त से लेकर आज तक मैंने सबसे पहले महिलाओं के लिए सोलर लाइट की व्यवस्था, अच्छी रोड, और जो हमारी बांसी नगर की महिलाएं हैं उनकी बेटियां हमारी बेटी, मैंने उन बेटियों के लिए सबसे पहले 5 मैरिज हॉल का निर्माण कार्य किया। 2 मैरिज हॉल बांसी में, 3 मैरिज हॉल नरकटहा में। उसी के साथ साथ मैंने शमशान घाट का निर्माण कार्य किया, एक बांसी में एक नरकटहा में। सोलर लाइट की व्यवस्था करवाई। गौशाले के लिए जो हमारी गौ माता हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए कान्हा पशु गौशाले का इंतजाम करवाया मैंने। आने वाले समय में मैं बांसी की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और करूँगी, जो कि मेरे मैनिफेस्टो में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, लड़ाई बेहद दिलचस्प है, बड़ी चुनौती है, सरकार के साथ आप लोगों की लड़ाई है जो है, कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं और क्या लगता है प्रतिद्वंदिता किसके साथ है? मैं बस इतना जानती हूँ कि जितनी बड़ी चुनौती है उतनी बड़ी विजेता है, जितनी बड़ी चुनौती है उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। लड़ाई सरकार के साथ है, पूरी सत्ता है, सरकार है, सिस्टम है, कामयाब हो पाएंगी? मुझे बांसी की जनता पे भरोसा है, पुनः फिर एक बार आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी है क्या, कहते हैं कि यहाँ पर आपको दूसरी पार्टियों के लोगों का भी समर्थन मिलता है, कुछ इंटरनल कुछ है क्या कि विधानसभा आप हमें जितवा दीजिए, नगर पालिका आप मतलब हमें दे दीजिए, ऐसा कुछ भी है क्या? मैंने सभी के सुख दुख में हमेशा साथ दिया, मंदिर और मस्जिदों का सुंदरीकरण करवाया, तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो कि हमें जनता इसलिए करती है। प्यार देते हैं तो जनता भी हमें आने वाले समय में प्यार से आशीर्वाद देती है। अच्छा, चूंकि बहुत लंबा समय आप लोगों ने यहाँ इस नगर पालिका में बिताया है, आदर्श नगर पालिका, इसमें ऐसा क्या आप लोगों ने किया कि ये नगर पालिका आदर्श बन गई? जिस वक्त मैं पहली बार बांसी नगर में मैंने कदम रखा, मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तमाम चेयरमैन आए होंगे हमसे पहले, उन्होंने क्यों नहीं सोचा जनता के हित के लिए? उन्होंने नाली रोड क्यों नहीं बनवाई? उन्होंने अच्छी सड़कें क्यों नहीं दी?
उन्होंने शौचालय का इंतज़ाम क्यों नहीं कराया? उन्होंने आवास के लिए क्यों नहीं कोशिश की? मैंने महिलाओं के लिए घर घर शौचालय का इंतज़ाम किया है। हर घर में आज महिला अच्छे से सुरक्षित है। मैंने महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया। तो आपको लगता है कि आगे भी बहुत चुनौतियां बाकी, जो आपने काम किया है अभी बहुत सारे चैलेंज बाकी हैं? देखिए, हर जगह लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि कहीं लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई में सफलता उसी को प्राप्त होती है जो सच्चाई और ईमानदारी से जनता का सहयोग और जनता के हर सुख दुख में साथ देता है। सरकार आपकी नहीं है, सरकार आपके खिलाफ है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो कहीं ना कहीं विकास के उसमें कुछ अवरोध पैदा होता है क्या? कुछ जो है दिक्कतें आती हैं क्या? विकास में कहीं कोई रुकावट नहीं है। विकास की गंगा मैंने बहाने का काम किया। आप देख सकते हैं, तमाम रोडें, नालियाँ, सोलर लाइट का इंतज़ाम, शमशान घाट, मैरिज हॉल, शौचालय, ऐसे तमाम ऐसे काम किए हैं जो कि जनता हमेशा जिसको इस्तेमाल कर सकती है, डेली यूज़ में लेके आने वाली उन ज़रूरतों को मैंने पूरा किया है अपनी अच्छा, एक चीज बताइए, जो ये कह रही हैं क्या वाकई में काम किया है इन्होंने? हाँ सर, सब करे हैं, सब सच है। हाँ हैं? कुछ किया है काम? हाँ किया है। तो अभी क्या ऐसी वो है कि आप सोचती हैं कि अगर अगली बार ये फिर आती हैं तो यहाँ की स्थिति बदलेगी? हाँ बदलेगी जरूर। क्या और क्या काम, क्या समस्या है भी यहाँ पर? कोई समस्या है? समस्या कोई नहीं है, खाली इतना है कि आगे बढ़ जाए बस। अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति में समर्थन और विरोध दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। भैया एक मिनट इधर आइए। आप लोग जो है यहाँ इस पूरे इलाके में देखिए, दो तीन बार अगर कोई प्रत्याशी आता है, जीतता है, तो कोई तो बात होगी। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बात है जो चमन आरा को दूसरे प्रत्याशियों से अलग करती है? देखिए सर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आप यहाँ आए, और बांसी की जनता, इस परिवार को आप ले लीजिए, चाहे वो चमन आरा हो या उनके हस्बैंड हो या उनके ससुर थे, कोई भी था, बांसी के लिए इन्होंने जी जान से मेहनत की। चाहे वो जमीनी स्तर पे आप देख लीजिए सर, कोरोना काल में आप देख लीजिए, ये अपने घर से निकल के लोगों की मदद की, खुद पॉजिटिव हो गए, लेकिन लोगों के बीच जुड़े रहे हमेशा। चाहे आप इससे पहले बाढ़ क्षेत्र देख लीजिए। लड़ाई तो बहुत बड़ी है, क्योंकि सत्ता के साथ, सरकार के साथ यहाँ बीजेपी मजबूती के साथ लड़ रही है। तो कितनी चुनौती, किस तरीके से जनता किस तरीके से तय करने जा रही है? कास्टिज्म फैक्टर है, धर्म कोई मुद्दा है? मुद्दा क्या? देखिए सर, धर्म मुद्दा नहीं है। अगर धर्म मुद्दा होता तो यहाँ ये इस परिवार का कोई भी चेयरमैन नहीं होता यहाँ, चूँकि ये विकास करते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं। जैसे ये हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेके चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, जितने भी मंदिर थे, सारे मंदिरों का सुंदरीकरण करवाया, शमशान घाट बनवाया, और ऐसी बहुत चीजें। सहमत हो आप? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल 100%। चीज से सहमत। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सबके लिए काम होता है, यहाँ सब एक बराबर है ना। मुकाबला किसके साथ, किसके से बीच नजर आ रहा है? मुकाबला समझ लीजिए, सब लोग ऐसे लड़ते हैं, लेकिन मुकाबला कोई नहीं, इनका नहीं कर पाता। कोई खास वजह, कुछ क्षेत्र में काम? हाँ, इनका क्षेत्र में ये काम है कि ये हर जगह कोई ऐसा घर नहीं बचता जहाँ ये जाते उठते बैठते नहीं है। हर मिलनसार हैं, इसलिए आप चुन रहे हैं। पार्टी से मतलब है, नेता से मतलब है, व्यक्तिगत किससे मतलब है? नेता से। अच्छा, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इनका व्यक्तिगत मामला। यहाँ पार्टी नहीं, यहाँ व्यक्ति। नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला। आप पूरे विधानसभा में दौड़ लीजिए, आप नगर पालिका को छोड़ दीजिए, आप पूरे विधानसभा में दौड़ जाएंगे, पूछेंगे कि कोई मदद करने आता है आपके दुख सुख में, तो आदरणीय चमन आरा आती हैं, आदरणीय मोहम्मद इदरीस जी आते हैं। सही बात है, सही बात है। आप लोग सहमत हो? सही बात है, सही बात है। पता इन लोगों से व्यक्तिगत, इसके बाद चुनाव जीतने के बाद भी आते हैं ये लोग कभी? हाँ, आते हैं। हैं? क्या है समस्या इस इलाके की सबसे ज्यादा? हमें कोनो समस्या नहीं है, ये जीते हैं और का चमन आ रहा बस। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब राजनीतिक दलों की जो सीमाएं हैं वो अपने आप टूट जाती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति प्रभावी हो जाता है, और व्यक्ति जनता के बीच में तभी पॉपुलर होता है जब उसने जमीनी तौर पर कुछ बदलाव किए हों। तो बांसी की जो आदर्श नगर पालिका है, वहां पर भले ही तमाम बड़े बड़े तरीके से दावे हो रहे हों, लेकिन इस बार यहाँ का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जीत की हैट्रिक के लिए चमन आरा और उनका परिवार लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बाकी विरोधी पार्टियां भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं।
अब जीत किसकी होगी और हार किसकी है तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, बासी। वहीं नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब थम चुका है। अब 4 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इसी के साथ चुनावी शोर तो थम गया, लेकिन प्रत्याशी एवं दलों का संपर्क के माध्यम से जातीय समीकरणों को साधने पर जोर होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए ये निकाय चुनाव को खुद को साबित करने का एक जरिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले चरण में मतदान की स्थिति, कुल 37 जिले, निकाय 388, वार्ड 7204, 7592 पद, 10 नगर निगम, 819 नगर निगम वार्ड 103। 4 मई को शहर की सरकार के अगुवा कौन होंगे, इसका उत्तर अब जनता के पाले में है। 4 मई से पहले सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सबने अपनी बात अपने तरीके से रख दी। योगी एंड टीम ने जनता को अपने पाले में लाने के लिए धुआंधार रैली की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी ने न्याय के सिद्धांत को रख दिया, तो अखिलेश सत्ता की व्याख्या अपने तरीके से कर रहे हैं। धर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। हमें पीछे मुड़ के देखना है, क्या इस सरकार ने वो सुविधाएं दी हैं। ये स्मार्ट सिटी है, केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी है। क्या कूड़ा का निस्तारण ठीक हुआ? क्या नालियां नाले ठीक हो गए? क्या बिजली का इंतजाम जो होना था वो ठीक हुआ? और स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सहारनपुर के लोगों को बताओ, आपकी शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई। ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि हम सस्ती शिक्षा दिलवाएंगे। आज शिक्षा का स्तर क्या है और कितनी महंगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने सबसे बड़े विरोधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए सहारनपुर अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए पहले चरण के आखिरी दिन चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन उनके साथ न सहयोगी के तौर पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी दिखे। हालांकि अखिलेश के रोड शो में भीड़ उमड़ी तो सियासत भी उपनाई हुई है कि निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी 16 में से 14 नगर निगम जीते थे। सबसे ज्यादा नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें और पार्षद पदों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इस वजह से विपक्ष पहले से ही उसका मनोबल टूटा हुआ है। विपक्ष की कोई तैयारी नहीं है, ना संगठनात्मक ढांचे के आधार पर और ना जनता के बीच में उनका किसी प्रकार का कोई भरोसा है। और अखिलेश यादव तो अब मेट्रो से प्रचार कर रहे हैं, वो मेट्रो से प्रचार करें या हवाई जहाज से, लेकिन फिर भी साइकिल उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर के चुनाव जीतने जा रहे हैं। सवाल जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे पूछना हो, बेरोजगारी और महंगाई पे पूछना हो, तो ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी जुगलबंदी करने में लगे हैं। नफरत की जुगलबंदी, बंटवारे की जुगलबंदी। और समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल पूछ रही है। एक नवयुवक कैसे मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लेता पुलिस उत्पीड़न से तंग आके, और अयोध्या में एक पुजारी वो पुलिस उत्पीड़न से तंग आके आज आत्महत्या कर लेता। इन सवालों का जवाब न देना पड़े, महंगाई और बेरोजगारी का जवाब न देना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और वैसी जुगलबंदी करने में लगे। लेकिन जनता वो महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल पूछ रही है। तीनों इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूं कि ये जो तीनों इंजन हैं इनके फेल हो चुके हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को जो उम्मीद थी इनसे, उनको डिलीवर नहीं कर पाई ये सरकार। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से बेरोजगारी, अपराध लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, और नगर निकाय चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरह से हर जगह जलभराव है, तो मैं समझता हूं कि इनका पहला इंजन जो फेल हुआ, इसी से दूसरे और तीसरे इंजन भी फेल हो चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी नया इंजन देगी। बहरहाल शहर की सरकार की चुनाव प्रक्रिया के पहले चरण से पहले सबके अपने दावे हैं।
एक तरफ डबल इंजन में तीसरा इंजन जुड़ने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर 24 के पहले 2023 में बीजेपी के विरोधी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी सियासत को बूस्टअप करने की फिराक में है। अब देखने वाली बात है जनता किसे सियासत का बाहुबली बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी बीच बाजार में एक युवक को थप्पड़ मारते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार भी जारी है। मंत्री जी का आरोप है कि युवक ने उनके साथ बदसलूकी की, तो वो कांग्रेस ने पूरे मामले को बीजेपी की सत्ता की हनक बताया। देखिए ये रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। फिर से देखिए, थप्पड़ पर थप्पड़। अब थोड़ा सा इसको रिवर्स करके देखिए, मानो थप्पड़ की बरसात हो रही है। ये वीडियो ऋषिकेश का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीच बाजार में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल युवक को खुद थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, आपा खोते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके गनर भी युवक पर हाथ साफ कर रहे हैं, दे दनादन की स्टाइल में। रामराज की सरकार है, उसमें थप्पड़ की गुंजाइश थोड़ी अखर रही है, लेकिन सब चलता है कि तर्ज पर चल रहा है। और युवक की पिटाई भरे बाजार में, बीचों बीच बाजार में यूं हो रही है जैसे कोई फुटबॉल हो। युवक सुरेंद्र नेगी शिवाजी नगर का रहने वाला है। फिलहाल मंत्री जी का अपना तर्क है, अपनी सफाई है। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था, और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है, लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा, तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज़ थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये फटा हुआ है, देखिए। वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, तो फिर कांग्रेस ने अपने ढंग से पूरे मामले की खबर ली। बीजेपी पर सत्ता की हनक का आरोप लगाया, साथ ही कहा बीजेपी की हनक है कि अब खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बहुत ही शर्मनाक और विभत्स वीडियो सामने आया है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक, सनक, अहंकार और गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। दरअसल ऋषिकेश के अंदर देहरादून की तरह भारी वर्षा की वजह से भारी जाम लगा हुआ है। ऐसे में किसी युवक की गाड़ी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गाड़ी से टकरा गई और वित्त मंत्री ने अपना आपा खो दिया। आव देखा न ताव, युवक के थप्पड़ी थप्पड़ जड़ दिए और साथ में सहयोग उनका इस मार कुटाई में किया उनके गनर ने। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है कि एक मामूली सी घटना पर किस तरह से वित्त मंत्री बौखला गए। ये जो जाम की स्थिति है, ये आम जनता को रोजाना झेलनी पड़ती है। जनाब, आप तो एक ही दिन में आजिज आ गए। सवाल है, मंत्री जी कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? अगर युवक सुरेंद्र नेगी उनके साथ बदसलूकी कर रहा था तो उसकी शिकायत करते। मंत्री जी के खुद दंड देने के लिए उतरने को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से शाहबाज हुसैन की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त अपने शबाब पर है। भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में यात्रा में हो रही अव्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि चारधाम यात्रा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है।
यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं की कुछ शिकायतें भी अव्यवस्थाओं को लेकर सुनने को मिल रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी प्रदेश से नदारद हैं। बता दें कि चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व्यवस्थाओं को परखने के लिए चार धामों में से किसी भी एक धाम में नहीं गए। ऐसे में कांग्रेस सतपाल महाराज और धन सिंह रावत की भूमिका पर सवाल उठा रही है। बदहाली है, बदइंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है। और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है, 1-1.5 साल से वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सड़कों में बैठे हैं, कोई सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की तरफ से पूरी उदासीनता है। लेकिन जब मैं गया था गंगोत्री में, धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के पंडित और पुरोहितों को कि उन्होंने अपने दम पर यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश वो कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना ठीक से करा रहे, इंतजाम करने की कोशिश वो कर रहे, पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन है। और इसका उदाहरण यह है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है, उसको अपने प्रदेश की चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे, जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान हैं और कई यात्री बिना दर्शनों के वापस लौटे। इस बात में विपक्ष की सच्चाई भी नजर आ रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चार धाम यात्रा शुरू होते ही गायब हो गए हैं। हालांकि यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए 3 IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन जिस मंत्री के पास धर्मस्व और पर्यटन विभाग का जिम्मा है, उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वक्त पर उत्तराखंड में मौजूद रहें। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले तो सरकार का बचाव करते हैं, जबकि यह भी कहते हैं कि यात्रा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। चार धाम यात्रा पे जिस प्रकार से मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कर रहे हैं और चार धाम यात्रा बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से चल रही है। मैं इसको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि 29 तारीख को मैं गंगोत्री में था और गंगोत्री में जब मैं था तो वहाँ के यात्रियों से वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके मैंने खुद ने वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं और यात्री भी बहुत संतुष्ट। 22 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में मई और जून में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मौसम की वजह से यात्रा में दिक्कतें आ रही हैं। खासकर केदारनाथ और बद्रीधाम में श्रद्धालु बर्फबारी के बीच दर्शनों के लिए घंटों लाइन लग रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा है कि जिम्मेदार महकमे के मंत्री प्रदेश से गायब क्यों हैं? न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से सुदीप जैन की रिपोर्ट।